क्या देश में एक बार फिर से गोधरा को दोहराने की कोशिश की गई थी मुर्शिदाबाद के जरिए, क्योंकि जिस तरीके से गोधरा में मस्जिदों से ऐलान किया गया था, ठीक वैसे ही बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने यह दावा किया है कि मुर्शिदाबाद में भी मस्जिदों से ऐलान किया गया था। मस्जिदों से ऐलान कर इस पूरे दंगे की पटकथा लिखी गई थी। क्या कुछ पूरी सच्चाई मुर्शिदाबाद की अब धीरे धीरे छन छन कर बाहर आ रही है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत सर। जो दावा सुकांता मजूमदार ने किया है, कितनी सच्चाई इस दावे में? देखिए, उन्होंने शमशेरगंज का नाम लिया है और उनके दावे में एक बहुत बड़ी और गंभीर बात कही गई है। और इसके अलावा हम बात करेंगे सुकांतो मजूमदार के साथ साथ जो शुवेंदु अधिकारी हैं, उनका भी एक बहुत गंभीर दावा है। जो ऐसे मुस्लिम लीडर जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, उनका लिंक है, उनके इलाके में खास तौर पर हिंदुओं के घर टारगेट किए गए हैं। उन्होंने बाकायदा नाम लिया, आगे आपको नाम बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शमशेरगंज में क्या हुआ है वो आपको बता देते हैं। अभिषेक, आपको याद होगा संभल में जब एक मस्जिद की सर्वे करने टीम गई थी, वो टीम कोर्ट ने भेजी थी जी, किसी और ने नहीं भेजी थी। ठीक है। उस टीम पर हमला किया गया। उस टीम पर हमला करने के जो आरोपी थे, उस वक्त भी ये बात सामने आई कि मस्जिद से इस बात का ऐलान किया गया कब हमला करना है, कब नहीं करना है, कितना फेंकना है, किधर नहीं फेंकना है, और बकायदा उसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था। ये बहुत गंभीर आरोप लगे थे संभल में। आपने गोधरा का जिक्र किया, वहां भी इस तरह का पैटर्न दिखा था। ठीक है। इससे पहले कई ऐसी जगहों पर जब ऐसी घटनाएं हुई हैं, मस्जिदों से बाकायदा ये आरोप लगते रहे हैं कि ऐलान होता है। अब आप हैरान हो जाएंगे कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का दौर चल रहा था, उस वक्त मस्जिदों से ऐलान हो रहा था कि आप नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करेंगे। और ये तो खुले तौर पर मंचों से ममता दीदी बोलती है सर। नहीं, ममता दीदी तो बोलती है क्योंकि वो विपक्षी नेता आप लोगों को अल्लाह माफ नहीं करेगा। लेकिन मस्जिद का किसी पार्टी से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना। मस्जिद किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, चाहे वो मोदी को वोट करता हो या मोदी के खिलाफ वोट करता हो। तो वहां को उस मस्जिद का इस्तेमाल किया गया सिर्फ सरकार के खिलाफ। मतलब मैं एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ। अब उन्होंने क्या कहा है, जो सुकांतो मजूमदार केंद्रीय मंत्री हैं और वो वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा है कि वहां के मस्जिदों से ऐलान हो रहा था, दंगे भड़काने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा था, और मुर्शिदाबाद के साथ साथ शमशेरगंज से लोग इसी वजह से पलायन कर गए। और जो वहां पर लोगों को भड़काया गया, उनमें खास तौर पर हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया था। चुन चुनकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, और इसी वजह से आज उन्होंने मुलाकात की है राज्यपाल से, और राज्यपाल से मुलाकात में उन्होंने ये सारी बातें कही। अब उसमें एक और रोचक जानकारी सामने आ रही है। हमने कुछ दिनों पहले इस बात पर डिस्कस भी किया था कि इसमें पीएफआई और कुछ ऐसे संगठनों के लिंक आ सकते हैं जो संगठन या तो भारत में रहकर भारत विरोधी गतिविधि करते हैं या भारत के बाहर के हैं। पीएफआई की बात करें सर? हाँ, पीएफआई पर तो बैन लग चुका था 2023 में ही। ठीक है। लेकिन इस मामले में अभी जो राज्यपाल तक शिकायत पहुंची है, उसमें यह बात भी सामने आई है कि पीएफआई के कुछ सदस्य जो स्लीपर सेल की तरह एक्टिव हैं, पीएफआई का लिंक सिमी जैसे आतंकी संगठनों से बताया गया था पहले भी। इस मामले में भी यही हुआ कि ऐसे लोग जो स्लीपर सेल की तरह एक्टिव थे, जो पीएफआई से जुड़े थे, उन लोगों ने लोगों को भड़काया, और भड़काने की जगह बनी मस्जिद। इसके साथ साथ एक नाम आया है तोहा सिद्दीकी का। तोहा सिद्दीकी, सुकांतो मजूमदार ने टीएमसी पर हमला बोला है और उन्होंने तोहा सिद्दीकी का नाम लिया है। और तोहा सिद्दीकी ने दरअसल कुछ ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से वहां के जो मुसलमान थे उनमें और आक्रोश बढ़ गया। इस और जनसंख्या वृद्धि को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था तोहा सिद्दीकी ने। उनका टीएमसी से लिंक बताया जाता है। तो तोहा सिद्दीकी का नाम आने के बाद, और तोहा सिद्दीकी पर ही आरोप लगे कि जो मस्जिदों से ऐलान हुआ था उसको लीड वही कर रहे थे, तोहा सिद्दीकी। हाँ, तो ये वो चीजें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। हमने थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले इस बात पर भी चर्चा की थी कि पीएफआई का ही एक जो दूसरा संगठन है, आप जिससे एक लिंक बताया जाता है उससे, एसडीपीआई, उस पर भी ऐसे गंभीर आरोप लगे थे कि इस पूरे मामले में लोगों को भड़काने में एसडीपीआई का भी हाथ है। और कुछ ऐसे संगठन जो बांग्लादेश में बहुत सक्रिय रहते हैं, उनका काम भारत विरोधी काम करना होता है, उनका भी एक लिंक बताया जाता है कि इस मुर्शिदाबाद और शमशेरगंज के इलाके में, दुलियान के इलाके में जो लोगों को भड़काया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनमें उनका भी हाथ है। यही बात सुकांतो मजूमदार भी कह रहे हैं और यही बात
शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्री प्लान दंगा था अब पूरी सुनिए, तरीके से। एक शुभेंदु अधिकारी ने भी एक नाम लिया है जी। शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद जिले में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काई गई, खासतौर पर धुलियान में जो हिंसा भड़की थी, उसके लिए जिम्मेदार बताया है मोहम्मद इंजमामुल हक का। मोहम्मद इंजामुल हक का। अब ये इंजामुल हक कौन है? ये धुलियान नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और इनका भी देखिए आरोप ये लगाया शुभेंदु अधिकारी ने कि ये चूंकि नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और वहां पर हिंसा भड़काने में इन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया है और अशांति फैलाई है, उत्तेजक और विषैले बयान दिए गए हैं ऐसे टाइम में जब नहीं दिए जाने चाहिए थे। तो उन्होंने ये भी बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और ये दोनों शिकायतें राज्यपाल के पास पहुंच गई है। और एक और जानकारी आ रही कि राज्यपाल भी अब इस पूरे मामले में उन इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं जो उनके पास, राज्यपाल के पास रिपोर्ट आई है। देखिए, एक तो क्या सरकार के पास अपनी खुफिया इनपुट होनी चाहिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी अपनी एजेंसियां होती हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको रोकूंगा, मैं वही जिक्र कर रहा था। परसों एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बंगाल की जो लोकल खुफिया इनपुट्स हैं और बीएसएफ दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें ये जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, बंगाल के जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाके हैं, वहां जितने भी मदरसे हैं, खारिजी मदरसे, मतलब जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, उन मदरसों में पिछले 3 महीने से इन दंगाइयों को ट्रेन किया जा रहा था। 15 से 17 साल के बच्चों को इसलिए रखा गया क्योंकि मैनिपुलेट करना उन्हें आसान है। यहां मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ममता दीदी का प्रशासन जानबूझकर इन चीजों को करवा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी जानकारी में चीज ना हो। नहीं, देखिए, ऐसा कहना कि प्रशासन जानबूझकर करवा रहा है, ये कहीं भी हो नहीं सकता है। दरअसल होता यह है कि किसी भी इलाके में, चाहे कहीं भी कोई सरकार हो, अगर कोई सरकार किसी समुदाय के लिए अगर तुष्टिकरण वाली नीति अपना भी रही है तो जानबूझकर इस तरह की चीजें नहीं करेगी। इसलिए हमें थोड़ा सा इन चीजों पर फोकस करना होगा। अब देखिए, यहां पर हो सकता है कि प्रशासन की नजरों से छिपकर उस मदरसे का गलत इस्तेमाल किया, और क्यों अब तक ये मांग होती आ रही है उस पर भी गौर करिए कि ये जो मदरसे हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इन मदरसों में क्या चल रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए सरकार के पास। अब ममता बनर्जी की यहां पर गलती क्यों है? और ममता बनर्जी यहां पर एक बात पर बस उन पर डाउट जाता है कि उन्होंने अपने राज्य में और अपने शासनकाल में मदरसों को खुली छूट दे दी। यहां तक कि मदरसे में जो पढ़ाने वाले मौलवी हैं उनको तनख्वाह देना, जो मस्जिद के मौलाना हैं उनको तनख्वाह देना, ये सब उनकी तुष्टिकरण की पॉलिसी में रही है। और यही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ममता बनर्जी की नज़र जो पश्चिम बंगाल में जो 1-2% ईसाई वोट बैंक है उस पर भी रही है। आपको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, ममता बनर्जी का एक बयान आया था साल 2020 में। साल 2020 में क्रिसमस के एक इवेंट में पहुंची थी ममता बनर्जी और मंच से खड़े होकर वो ये कह रही थी कि आपने कभी ये मांग क्यों नहीं की कि क्रिसमस को नेशनल हॉलिडे घोषित करे सरकार। ये सरकार नेशनल हॉलिडे घोषित क्यों नहीं करती? क्रिसमस को नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग। हमारे देश में नेशनल हॉलिडे आपको भी पता है कि सिर्फ 3 ही है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। लेकिन अब ममता बनर्जी ये कहती है कि आप क्रिसमस को भी नेशनल हॉलिडे कर दीजिए। अब आप एक बताइए, मुसलमान भाइयों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है ईद, क्या ईद नेशनल हॉलिडे है? नहीं है। जैसे आप देखेंगे हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है, जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, या दुर्गा पूजा हो गया, लेकिन ये नेशनल हॉलिडे है? नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी मांग कर रही थी 2020 में एक मंच से खड़े होकर कि जो ईसाई भाई हैं वो ये मांग करें कि सरकार नेशनल हॉलिडे घोषित करे, और वो इस बात पर हैरानी जता रही थी कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये सरकार कर नहीं रही। ठीक सर, मैं एक चीज और ममता दीदी की यहाँ भूमिका आपसे इन दंगों में समझना चाहूंगा। आपने एक चीज सोचा, वो उसका जवाब नहीं मैं देना चाहता हूं कि अब अपनी एक इंटेलिजेंस इनपुट होती है किसी भी सरकार के पास। सवाल यहां पर ममता बनर्जी के लिए थोड़ा सा गंभीर इसलिए हो जाता है कि ये इंटेलिजेंस इनपुट जब बीएसएफ वहां मौजूद है, बीएसएफ एक सेंट्रल एजेंसी है, आप देखेंगे कि उसके पास राज्य की पुलिस से ज्यादा संसाधन मौजूद हैं, ज्यादा सूत्र मौजूद हो सकते हैं, और वो बॉर्डर पर तैनात है, वो बॉर्डर पर 24 घंटे की एक्टिविटी देख रही है, तो वो ज्यादा अच्छा इनपुट भी आपको दे सकती है। अगर पुलिस और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन होता तो इस इनपुट पर, जो खुफिया इनपुट आई थी ममता बनर्जी सरकार के पास, उस पर एक्शन होता और शायद ये जो सिचुएशन आपको दिख रहा है ये नहीं दिखता।
ममता बनर्जी की छवि इसलिए बिगड़ती जा रही है और हिंदू विरोधी होती जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा ही मनाना बंद कर दिया गया, ऐसा तो हुआ नहीं। ममता बनर्जी वही नेता हैं जो दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने भी जाती है। आपने वो भी तस्वीर देखी होगी, जाती हैं वहां, मंत्र भी पढ़ती हैं, हमने वो भी देखा है, मंत्र भी पढ़ती हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी की छवि ऐसी बन गई कि वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा हितैषी हो गई और हिंदू समझने लगे कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। जय श्री राम पर भड़क जाना, पहले कहना कि आप रामनवमी के जुलूस को रोक दीजिए, पहले ईद मनाई जाएगी। मतलब इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे मौलाना मौलवियों को आप सैलरी देना, मंदिरों में ऐसे अटैक हुए, वहाँ पर कुछ नहीं बोलना, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो मिलकर एक बड़ा घाव बना रही हैं और इसी वजह से उनकी छवि पर यह डेंट लगाए। आपको याद है कि जब सिंगूर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था और ममता बनर्जी एक बड़े नेता के तौर पर उभरी थी, उस वक्त क्या उस आंदोलन में सिर्फ मुसलमान ही थे? उस समय तो ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए भी नेता थी, मुसलमानों के लिए भी नेता थी। लेकिन 2019 के बाद से बहुत विशेष तौर पर उनकी पॉलिसी में यह बदलाव आया और नतीजा आज सामने है कि वो एक खुफिया इनपुट पर भी एक्शन उस हद तक नहीं ले पा रही हैं जिस हद तक उन्हें लेना चाहिए, वरना ये सब सीन नहीं होता। सर, इस तरीके से तो राज्य नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि लोग, बीजेपी के नेताओं का तो आरोप ये भी है कि ममता दीदी बंगाल को 2 हिस्सों में बांटकर एक अलग देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। तो ऐसी आसानी से नहीं लगती ना सर इतने आरोप। पॉलिटिकल पार्टी का आरोप है, उस पर हम जैसे पत्रकारों को कुछ नहीं सोचना या समझना चाहिए। लेकिन क्या अब आपको यह सोचना चाहिए एक पत्रकार होने के नाते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने आरोप लगा दिया कि ममता बनर्जी 2 हिस्सों में बांटना चाहती हैं, तो इतना आसान थोड़ी है ना कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। क्या इतना आसान है? नहीं, लेकिन सर रामनवमी मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है ना हिंदुओं को। उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है। रामनवमी मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना और इस तरह से बंगाल को बांट देना 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। लेकिन यहां पर मैंने वही आपको कहा ना कि जैसे आपने कहा रामनवमी मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, तो ये एक परसेप्शन बनता है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए ज्यादा सोच रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी एक खास वर्ग, एक खास समुदाय के लिए सोच रही हैं और ममता बनर्जी की इसी छवि की वजह से आज देखिए कुछ लोग बेलगाम हो गए हैं। ये जो बेलगाम लोग हुए हैं ना, ममता बनर्जी ने कुछ कहा नहीं है लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज ने बहुत सारी कहानी कह दी है और इसलिए ऐसे होड़दंगियों को, दंगाइयों को लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे और ममता बनर्जी हमारा कुछ नहीं करेंगी। ठीक है सर, तो एक बार फिर से जिस तरीके से पहले गोधरा में हुआ, उसके बाद संभल में हुआ, ठीक वैसे ही मस्जिदों से ऐलान यहां मुर्शिदाबाद में भी किया गया। मुर्शिदाबाद को लगातार लगभग 5 दिनों तक जलाया गया। फिलहाल जीवन धीरे धीरे मुर्शिदाबाद, उसके आसपास के इलाकों में सामान्य हो रहा है। बीएसएफ की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। बीएसएफ वहां सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश लगातार कर रही है। साथ ही सर ने जो बात कही कि ममता दीदी की जो छवि बनी है वो एक राज्य के लिए बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से सही नहीं है, जबकि इस राज्य में लगभग 67%, 66% हिंदू भी रहते हैं और 33% के आसपास यहां मुसलमान भी रहते हैं। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपकी इस पर क्या कुछ राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।